बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, हुकूमत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली कि सेनेट से 26वीं आइनी तरमीम को मंजूर करा लिया है। कई रोज़ से आइनी तरमीम पर मुशावरत जारी थी। हुकूमत पर तनकीद भी की जा रही थी कि इस आइनी तरमीम के नतीजे में शायद आइन को बिल्डोज किया जा रहा है और इस आइनी तरमीम का रास्ता रोका जाना चाहिए। दूसरी तरफ हुकूमत ने मुज़ाकरात किए, अपोजिशन के साथ भी बातचीत की। मौलाना फजल रहमान ने एक बुनियादी किरदार अदा किया। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को राज़ी करने की कोशिश करते रहे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अब ये मामला कौमी असम्बली के पास जाएगा। कौमी असम्बली इस आइनी मुसवदे की मंजूरी दे देगी, जिसके बाद 26वीं आइनी तरमीम नाफिजुल अमल हो जाएगी। बहुत से ऐसे शकूक व शुबहात थे जिसका इजहार बारहा किया जाता रहा। कहा जाता रहा कि शायद कोई ऐसी आइनी तरमीम लाई जा रही है जिसके नतीजे में कुछ बहुत सी चीज़ें जो हुकूमत करना चाहती है, जो इस्टेब्लिशमेंट करना चाहती है, इसीलिए हुकूमत को जल्दी भी है और हुकूमत के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती है। आपने टीवी टॉक शोज़ में भी देखा होगा, सियासतदान बार बार कहते रहे कि आइनी मुसवदा कौन लेकर आ रहा है, इसके पीछे कौन है। ये सारी कहानियाँ आज तकरीबन दम तोड़ गई हैं। हुकूमत की इस कामयाबी के साथ ही अगर देखा जाए तो शिकवार जो सेनेट से इस तरमीम की मंजूरी हो रही है, उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो जुडिशल कमीशन का आइनी बेंच तश्कील दिया जाना है। और इस आइनी बेंच को जुडिशल कमीशन ही तश्कील देगा, जिसमें तमाम सूबों से मुसावी जज तैनात किए जाएंगे। आइनी बेंच की तश्कील के लिए जजेस का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा और जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत 4 सीनियर जजेस, 4 पार्लियामेंटेरियन हिस्सा होंगे। 2 कौमी असम्बली और 2 सेनेट के मेंबरान जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे। वज़ीर कानून और अटार्नी जनरल भी जुडिशल कमीशन का ही हिस्सा होंगे। एक नुमाइंदा बार कौंसल और एक स्पीकर की जानब से नामजद करदा खातून या कोई अक़लीती रुकन इसमें होगा। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए एक तश्कील दे दिया गया है कि 3 रुकनी जो है वो जजेस, सीनियर जजेस पर मुश्तमिल नाम होंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस की तैनाती की जाएगी। गोया अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट ने भी जो चीफ जस्टिस की तैनाती है, जजेस की तैनाती है, उस हवाले से अपना किरदार जो है उसको आज सरनोस का जायज़ा लिया है और अपनी उस अथॉरिटी को कायम रखा है। बाकी जितने खदशात का इजहार किया गया वो इस आइनी तरमीम के अंदर नज़र नहीं आते। मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात कहती है कि जो हुकूमत का मुसवदा था हमने उसमें काफ़ी हद तक तरमीम कर दी। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने आज सेनेट से खिताब करते हुए ये कहा कि जो हुकूमत लाना चाह रही थी, मौलाना फजल रहमान साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो उसमें कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि उस तरमीम के नतीजे में आइन को बिल्डोज किया जा रहा था। अगर वाकई ऐसा है और ये तरमीम कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है तो फिर तहरीक इंसाफ ने इसका बाइकाट क्यों किया? तहरीक इंसाफ इस पार्लियामेंट की बालादस्ती में होने वाली इस तरमीम का हिस्सा क्यों नहीं बनी? ये भी अपनी जगह पर एक सवाल मौजूद है। और दूसरा देखना ये है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री के लिए 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाई जा रही है तो उससे सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है उसको भी तस्लीम किया जा रहा है। इसी भी आज के प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के मुमताज़ सीनियर कानूनदान जनाब मियाँ दाऊद साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन समीना पाशा साहबा, और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सीनियर तजियाकार इमरान शफकत साहब। मियाँ दाऊद साहब, अगर प्रोग्राम का आगाज़ आपसे किया जाए, बहुत कहते ना बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा है खून निकला। यानी ये इतना शोर, इतनी लड़ाई झगड़े, हुकूमत ने अपने नंबर्स भी पूरे कर लिए, सेनेट से मंजूरी हो गई, शिकवार मंजूरी हुई इसकी, लेकिन जो कुछ कहा जा रहा था कि पूरा आइन बिल्डोज किया जा रहा है, मैं अभी अली ज़फ़र साहब को सुन रहा था। अगर वो कहते हैं कि उनकी कोशिशों से, मौलाना फजल रहमान की कोशिशों से ये तरमीम जो सामने लाई गई है, फिर PTI को इतराज़ किया था? PTI के पास बेचने के लिए कभी भी कोई ऐसा चूरन जो है वो मौजूद नहीं रहा कि जो कभी भी जिसमें कोई सब्सटेंस हो। बिला वजह की तनकीद, बिला वजह का प्रोपागेंडा आप देखें पिछले 3, 4, 5, 6 माह से ये मुसलसल इस बात का प्रोपागेंडा कर रहे थे कि ये आइनी तरमीम चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजिल साहब को तौसीह देने के लिए लाई जा रही है। लेकिन क्या हुआ, बावजूद इसके मैं खुद चंद ऐसे वाक़यात का, मुलाकातों का यानी शाहिद हूँ जिसमें काजी फाजिल साहब ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ये बात कन्वे की अपने साथी जज साहबान को और अपने करीबी दोस्तों को वो किसी भी सूरत में अब 25 अक्टूबर के बाद अपनी रिटायरमेंट की डेट के बाद जो है वो नहीं कंटिन्यू करेंगे।
और आज आज़म वज़ीर तारड़ साहब भी उस एक मुलाकात में मौजूद थे, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की। लेकिन चूंकि पीटीआई के पास बेचने के लिए कोई और चीज़ नहीं थी तो उन्होंने काजी फायद ईसा साहब की किरदार कुशी जो है उसका ठेका ले लिया। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात कि काजी फायद ईसा साहब के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम जो है वो भी बरादरान यूसुफ जो है वो चलवा रहे थे। लेकिन आज देख लें वो भी चीज़ ख़त्म हो गई। तहरीक इंसाफ का आप किसी भी पाकिस्तानी को, किसी भी पढ़े लिखे बंदे को ये पूछें कि इस आइनी तरमीम में मुतनाज़ा क्या है या पहले क्या था। फ़र्ज़ कर लें ये कह रहे थे कि फ़ौजी अदालतें जो है वो आइनी तरमीम के जरिए लाई जा रही हैं, तो वो तो पहले पे मौजूद है, उसमें आइनी तरमीम में नहीं लाने की क्या ज़रूरत है? कुछ भी नहीं, के अंदर मौजूद है, आइन के अंदर मौजूद है, उसका पूरा कानून मौजूद है, उसके साथ ट्रायल हो रहे हैं, हुए भी हैं, तो उसमें उसको नई चीज़ में लाने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन एक चूरन बेचना था, उसके लिए तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही थी, वो बेचा और यही करना था इन्होंने। आप इनकी मर्जी की भी तरमीम ले आते तहरीक इंसाफ की मर्जी की, तो उन्होंने भी ये भी करनी थी। देखें ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ और मैं इस बात का यानी शाहिद हूँ। यही बैरिस्टर अली जफर साहब जब सुप्रीम कोर्ट के सदर थे तो इनका ही मुतालबा था कि जजेस की तकर्री का तरीकाकार जो है उसको ज्यादा शफाफ किया जाए, उसमें पार्लियामेंट को ज्यादा नुमाइंदगी दी जाए, ज्यादा उसको मौसर तरीके से बनाया जाए। तो आज देखें ना, तो ये तो दोगली पॉलिसी हुई कि आज चूंकि आपका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक बन गया है तो आप अपनी ही माजी में कही हुए असूली बात की जो है वो उसको तनकीद कर रहे हैं। सब आपकी तरफ वापस आता हूँ। इमरान शफकत साहब जो भी मियां दाऊद साहब बात कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो जो आज की तरमीम है उसके नतीजे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए उम्र की बालाई हद 65 साल मुकर्रर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रर कमीशन करेगा और कमीशन जो है 3 सीनियर जजेस का जो नाम है वो देगा। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री होगी। पहले ये इख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास था, अब 12 रुकनी कमेटी कायम की जाएगी। कमेटी में 8 MNAs और 4 सेनेटर्स होंगे। प्राइम मिनिस्टर का अकेले का इख्तियार एक कमेटी के पास चला जाए, पार्लियामेंट की कमेटी हो और कमेटी जो है वो उस बात का तकर्रर करे कि 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नाम फाइनलाइज करेगी और ये कमेटी चीफ जस्टिस का नाम जो है वो फाइनल करके वज़ीर आज़म को भेजेगी और वज़ीर आज़म की जो है मंजूरी के बाद इसको तैनाती की जाएगी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की। इसको शफाफ बनाया गया, बजाय इसके कि एक फ़र्द के पास इख्तियार हो या जो सीनियर तरीन जज हो वो बन जाएं, तो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि एक पार्लिमानी कमेटी है, पार्लियामेंट की बालादस्ती है। हम बात तो करते हैं लेकिन पार्लिमानी जमातें खुद अपने आप को मजबूत करने की तरफ नहीं बढ़ती। सर बात यह है मलिक साहब के हम वक्ती फ़ायदे देख रहे होते हैं और वक्ती फ़ायदे जो हैं वो हमें जाहिर है कि वो भी बड़े ज़रूरी होते हैं, लेकिन जब ये आइनी तरमीम जैसा जो आज बात की थी अली जफर साहब ने, वो बड़ी ज़बरदस्त बात की कि ये कौमों के मुस्तकबिल के मामलात होते हैं और इस पर इत्तफाक़ राय होना ज़रूरी होता है। तो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात कर रहे थे, इवन जो आज कामरान मुर्तज़ा साहब ने बात की, वो बात यही थी कि अगर हमारे पास जो प्लान ए है, अगर हमने उसके ऊपर अमल ना किया तो फिर प्लान बी भी है, प्लान सी भी है। तो कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि जिन चीज़ों को हमने रोका है, जो हुकूमत करना चाह रही थी, जो तरामीम, वो आइन का आर्टिकल 8 हो, वो 243 हो, तो वो जाहिर है कि वो कोई भी जो जमहूरियत पसंद है वो वाला ये वाला काम नहीं कर सकता। तो अगर हमने अगर इत्तफाक़ राय पैदा ना किया या अपना हमने इंटरवीन ना किया तो ये चीज़ें बाय हुक एंड क्रुक हो जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 लोग जो थे वो लापता थे। अख्तर बैंगल साहब के 2 लोग जो थे वो वावेला कर रहे थे और उन्होंने वोट भी दिया। तो ये पाकिस्तान में चीज अच्छी है बुरी है, ये रीत थोड़ी सी पुरानी है। सादिक संजरानी साहब के इलेक्शन में इसी तरह फ्लोर क्रॉस हुआ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको जस्टिफाइड किया था। हमारी सियासी जमातों की जो अपने मुफादात के लिए तारीख है वो कोई बहुत ताबनाक नहीं है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, ये एक तरह की मिलती जुलती ही तारीख रखते हैं। लेकिन मजमूई तौर के ऊपर अगर आप ये बात देखें तो आज पाकिस्तान की जो जितनी भी पार्लियामेंटेरियन या पार्लिमानी पार्टियां हैं, जिनमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह लें आप या उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह लें, उनका किरदार भी बड़ा शानदार है। जो बैरिस्टर गौर साहब हैं, जब उन्होंने गुफ्तगू कर रहे थे मौलाना साहब के साथ खड़े होके,
तो उन्होंने बात ये वाली दोहराई मौलाना साहब ने, और उसकी तरदीद मैंने कम से कम नहीं सुनी कि बैरिस्टर गौहर साहब ने उस वक्त भी की हो या उसके बाद भी की हो। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इनको भी आईनी तरामीम के ऊपर किसी भी किस्म की कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, और जो यानी कोई उसूली इख्तलाफ नहीं है। अलबत्ता जो कुछ इनके पार्लियामेंटेरियंस के साथ हो रहा है, जिस तरह वो गायब कर दिए गए हैं लोग, तो ये बतौर एहतजाज उसका हिस्सा नहीं बन रहे। तो बाकी ये मैं अगेन वही बात करूंगा कि इस सारे अमल को जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता कि हम तो वो लोग हैं जिन्होंने सादिक संजरानी साहब वाले मामले के ऊपर भी एतराज किया था। अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 लोग आगे पीछे किए गए हैं, बड़ा गलत किया गया है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि उनके वोट इस्तेमाल नहीं किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे। मजमूई तौर पर अगर आप इस तरमीम का जायजा लें तो ये पाकिस्तान की रियासत के अंदर जो एक तवाज़न है जुडिशरी के हवाले से, उसको कायम करने की एक कोशिश की गई है। अल्लाह करे कि ये जो जिस ख्वाहिश के तहत किया गया है ये बारावर भी हो, समर बारावर हो, और इसके फ्रूट्स पाकिस्तान को मिले। अगर आप थोड़ा सा पाकिस्तान के जो 1973 का जो आइन बना था, उसमें आइन साजों की मंशा तो ये नहीं थी कि जो अदलिया है वो इतनी पोलिटिसाइज होगी कि जो सीनियर तरीन जज होगा वो ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस बनेगा और फिर उसके बाद वो अपनी फील्डिंग लगाएगा। यानी कि आप 8वें नंबर से लेके आ रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट से, 7वें नंबर से आप लेके आ रहे हैं कलेक्टर सामने रख के सिंध हाई कोर्ट से, 10वें नंबर से आप लेके आ रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट से, इसलिए कि फलां तारीख को, फलां साल को फलां चीफ जस्टिस होगा, फलां चीफ जस्टिस होगा, फलां साल में फलां चीफ जस्टिस होगा। ये इस तरह की जो मनसूबाबंदी है वो तो ना पाकिस्तान की पार्लियामेंट के पास है, ना वो पाकिस्तान की फौज के पास है। आप यकीन से नहीं कह सकते कि जनरल असम्बली के बाद अगला आर्मी चीफ कौन होगा। आप यकीन से नहीं कह सकते कि शहबाज शरीफ साहब के पास अगला वजीर आजम कौन होगा। लेकिन ये तरमीम के बगैर आपको ये पता था कि अगला चीफ जस्टिस जो है वो मंसूर अली शाह साहब होंगे और फिर उनके पास बादशाहाना इख्तियारात भी होंगे। वो आइन और कानून के नाम के ऊपर जिस तरह का मर्जी खेल खेलते रहे, उनको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, उनको कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये कौम की फतह है। ये आज वक्ती तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लग रहा होगा कि ये उनको शिकस्त हुई है, लेकिन आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर आज भी अपोजिशन बेंचेस के ऊपर है और उनकी मर्जी के बगैर जो है वो अगला जो कहने का आईनी अदालत है उसका क़याम मुश्किल होगा। समीना पाशा साहबा, ठीक है, नंबर्स हुकूमत ने पूरे कर लिए, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, MWM को कुछ शिकायत नहीं है, कोई एतराज़ात नहीं है और इसे वो समझ रहे हैं कि जो हुकूमत की मुजवज़ा तरामीम थी उसमें मौलाना फजल रहमान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, वो सारी चीज़ें शामिल नहीं हुई, तो चीफ जस्टिस की तैनाती हो, जुडिशल कमीशन का क़याम हो, जजेस की मॉनिटरिंग हो, उनकी परफॉर्मेंस का जायज़ा हो और फिर पार्लिमानी कमेटी हो। इसमें हर्ज क्या है कि अगर सियासी जमातें मिलजुल कर जो है वो इत्तफाक राय से इस तरमीम को मंजूर कर लेती, अगर आपको गिला शिकवा भी नहीं है और आप समझते हैं कोई बेहतरी की तरफ भी हुकूमत ने कुछ किया है और जो चीज़ें आपको गिले शिकवे भी थे उसका फॉरम पार्लियामेंट मौजूद है, सेनेट में आप मौजूद हैं, सेनेट में अपने किरदार अदा करते हैं, बजाय इसके वॉकआउट किया जाता। शुक्रिया मलिक साहब। सबसे पहले तो इसी पे बात कर लेते हैं कि PTI ने क्यों वोट नहीं किए। उस पे तो उन्होंने अपना मेरा ख्याल है वाज़ेह मौक़िफ़ दिया कि वो समझते हैं कि ये जो पार्लियामेंट है ये लेजिटिमेट नहीं है कि वो आइन साजी जैसा काम करे, तो वो इसलिए समझते हैं कि वो इसका हिस्सा बनकर इसको एक आइनी जवाज़ या कानूनी जवाज़ फ्राहम नहीं कर सकते। तो ये उनकी एक उसूली पोजीशन है इसके ऊपर। उससे कोई इत्तफाक भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन बहरहाल अगर वो ये करते हैं तो यकीनी तौर पर सब ये कहते हैं कि इसका मतलब है कि फॉर्म 45 वाला, फॉर्म 47 वाला जो उनका नैरेटिव है वो तो उन्होंने खुद ही दफन कर दिया। यानी आपने मान लिया कि ये तरमीम जो है इस पार्लियामेंट से हो रही है और ये पार्लियामेंट सही है। जहां तक दूसरी बात है कि आपने कहा कि चलिए इन्होंने नंबर पूरा कर लिया, तो असल बात ही है मलिक साहब, मैं इस पर आती हूँ कि ये तरामीम वाकई अच्छी हैं या बुरी हैं, लेकिन पहले इस बात पर मुझे कुछ कहना है कि काम कितना मर्जी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो गलत तरीके से किया जाए तो वो आलूदा हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर गुलाब जामुन आप गटर के पानी में डुबो दें तो आप खा नहीं सकते, भले वो गुलाब जामुन ही क्यों ना हो। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपकी सेनेट नामुकम्मल है, जी नामुकम्मल है, कौमी असेंबली नामुकम्मल है, जी नामुकम्मल है,
आपकी जो ये पूरी पार्लियामेंट है इसके ऊपर 47 और फॉर्म 45 का रौला बरकरार है जी, बरकरार है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे आ जाइए कि ये जो सारे लोग मौजूद थे यहाँ पर, कितने लोग लाए गए? कभी हमने देखा कि इस तरीके से लाए गए हों सेनेटर्स, जैसे अख्तर मेंगल साहब की पार्टी के लोग लाए गए थे? क्या हमने कभी इस तरह देखा? क्या लोगों के घरों में फलांग कर, उनके बहू बेटियों को डरा धमका कर, इस तरीके से 11 लोगों को लापता करके, क्या इस तरह कानून साजियां होती हैं? नहीं होती। और फिर जो मुसव्वदा इन्होंने पास करवाना था वो कितनी देर तो हवा में ही था, उसका पता ही नहीं था कि उसमें है क्या। आपने बिल्कुल ठीक बात की कि पहले इतना ज्यादा एक रौला पड़ा हुआ था कि इसमें ये है उसमें वो है, तो वो इसीलिए था ना मलिक साहब कि कोई मुसव्वदा सामने ही नहीं लाया जा रहा था। कुछ लाया जाता तो उसके ऊपर कमेंट होता। क्या ऐसा नहीं है कि मुसव्वदा सबके पास था, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि इतनी इखलाकी जरूरत नहीं होती, मौलाना फजल रहमान साहब के पास ये मुसव्वदा मौजूद था, इसी बुनियाद पर वो पीटीआई से बातचीत कर रहे थे उसके एक एक शिक के ऊपर। नहीं, मैं आपको बताती हूँ जो मौलाना ने बताया, उनके मुताबिक जो आखिरी दफा जब सितंबर में तरमीम की कोशिश हुई थी तब तक भी कोई मुसव्वदा उनके हाथ में नहीं दिया गया था, जुबानी कलामी बातें हो रही थी। ये जो मुसव्वदा है ये तो मौलाना ने, जिसके ऊपर पीटीआई के साथ बातचीत कर रहे थे मौलाना, वो तो मौलाना और पीटीआई का मुश्तरका तौर पर तैयार करदा था। पीटीआई ने उन्हें इनपुट दिया और मौलाना का भी जाहिर उसमें जो था मामलात वो थे सारे। तो कहने का मकसद ये कि हुकूमत ने इस सारी सिचुएशन को इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया इन तमाम चीजों की वजह से कि अगर ये कुछ अच्छा भी करना चाह रहे थे या कुछ अच्छी तरह मीम भी थी तो वो सारे इस प्रोसेस की वजह से कंट्रोवर्शियल हो गई। अब आ जाते हैं कि इसमें क्या चीज सही थी या क्या चीज नहीं सही थी। जो इसमें मेन एक टारगेट लग रहा है वो सबसे ज्यादा ये लग रहा है कि जो अदलिया की आजादी है उसको टारगेट किया गया है। अगर आप ये कहेंगे कि जजेस में पिक एंड चूज होगा तो ये अल्टीमेटली सवाल उठेगा कि भाई दूसरे या तीसरे नंबर वाला जज क्यों नहीं चाहेगा कि उसको भी कंसीडर किया जाए चीफ जस्टिस बनाने के लिए। तो वो क्यों नहीं, जो मौजूदा उस वक्त की जो भी हुकूमत होगी उसके साथ मामलात सेटल करेगा कि उसको भी कंसीडर कर लिया जाए। हम तो आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर भी यही बात किया करते थे कि हमेशा ये मसला इसीलिए बनता है क्योंकि पिक एंड चूज है, ये इख्तियार है वजीर आजम का। तो हर दफा ये हमेशा हम देखते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर एक इशू बन जाता है। तो लोग तो ये मशवरे दे रहे थे कि उनका भी एक इसी तरह सेट प्रोसीजर हो जाना चाहिए, फॉर्मूला हो जाना चाहिए ताकि हर दफा ये मसला ना बने। फिर इसी तरह से सो मोटो के इख्तियारात लेना, जजेस के, हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर भी एक तरह से एक वो बना दी गई है, आप कह लें तलवार लटका दी गई है कि उनकी भी परफॉर्मेंस का आप जायजा लेंगे। मतलब वो भी हर वक्त ये सोचते रहेंगे कि कोई नाराज हो गया उनसे तो उन्हें भी इधर उधर फेंक दिया जाएगा, उनको ओएसटी बना दिया जाएगा या उनको इधर उधर शफल कर दिया जाएगा। तो ये वो चीजें जिसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन एक दो चीजें बेहतर भी हो सकती हैं। जैसे तकर्रुरी है जजेस की, वो सब पहले भी कहते थे कि उसको रिवाइज होना चाहिए, वो अच्छी बात है, वो रिवाइज हुई। लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे अगर ये कहा जाए कि किसका फायदा है किसका नुकसान हुआ, बस मैं इसमें एक दो जुमले और कह दूं तो उस हिसाब से पीटीआई को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम गाजी फायज ईसा साहब से थी। बज़ाहिर इस तरमीम के नतीजे में गाजी फायज ईसा साहब अब इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेंगे, ये उनको इसमें फायदा हुआ है कि आईनी अदालत भी नहीं बनेगी। मिलिट्री कोर्ट के हवाले से भी उन्हें फायदा हुआ है, कोई फर्दर मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बनेंगी। जो पहले बनी थी वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए थी। और फिर इसके बाद जो हुकूमत को फायदा हुआ है वो ये कि उन्हें ये इख्तियार मिल गया है कि वो अपनी इनपुट ज्यादा दे सकते हैं पसंद का चीफ जस्टिस लगाने के लिए। तो इसमें टोटल किसी की भी नाकामी भी नहीं है लेकिन किसी की फतह भी नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ ये गेम यहाँ रुकेगी नहीं क्योंकि ये बहुत प्रोसेस सारा कंट्रोवर्शियल रहा है। अब ये चैलेंज होगा तो फिर इसका हतमी नतीजा पता चलेगा। ठीक है समीना पाशा साहब, एक कमर्शियल ब्रेक हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। प्रोग्राम से जब वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे कि अगर सेनेट नामुकम्मल था, अगर कौमी असम्बली नामुकम्मल थी, पीटीआई मुज़ाकरात किसके साथ कर रही थी? इसी हुकूमत के साथ मौलाना फजल रहमान के दरमियान में डाल के, और अगर मुज़ाकरात किए जा रहे थे तो क्या हुकूमत लेजिटिमेट नहीं हो चुकी थी? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद हैं। दाऊद साहब, पहले दो तीन चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अभी समीना पाशा साहब जो बात कर रही थी कि सेनेट नामुकम्मल है, यानी पीटीआई का मौक़िफ़ है कि सेनेट नामुकम्मल है, कौमी असम्बली नामुकम्मल है, और पीटीआई की ये कामयाबी इसलिए भी तस्वर की जा सकती है कि उन्होंने ये आज वैलिड कर दिया कि ये जो पार्लियामेंट है ये नामुकम्मल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसी पार्लियामेंट के अरकान के साथ मुज़ाकरात किए जा रहे थे। जेल में इमरान खान साहब के पास जो डेलीगेशन गया था वो इसी हुकूमत की और मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ लेकर गया था। यानी अगर आपके मुज़ाकरात फ़ाइनल नहीं हुए, आप उसका हिस्सा नहीं बने, तो हुकूमत जो है वो लेजिटिमेट नहीं है। अगर बन जाते तो हुकूमत लेजिटिमेट होती।
मैं सियासी बात के किसी मौक़िफ़ के ऊपर तो नहीं इतनी तबसराबाजी कर सकता, क्योंकि सियासी जमातों का अपना झूठा सच्चा एक नैरेटिव होता है। लेकिन कानूनी तौर के ऊपर और आइनी तौर के ऊपर इस बात की ज़रूर करनी चाहिए। बात करने से पहले उसका मुताला करना चाहिए, फिर बात करनी चाहिए। आइनी तरमीम के लिए सेनेट का मुकम्मल होना, कौमी असम्बली का मुकम्मल होना, ये कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आइनी तौर के ऊपर रिक्वायरमेंट ये है कि हाउस की 2/3 अक्सरियत, उस हाउस की 94 का हाउस है, 94 की 2/3 अक्सरियत बनती है, वो अवेलेबल है, दैट्स इट। अब वो उसमें तहरीक इंसाफ के जो KPK के सेनेटर्स हैं वो नहीं आए, तो उन्होंने, वो तो हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान को, असम्बली को, रियासत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, रुकावटें खड़ी करने के लिए हमेशा से कोशिशें करती है। उन्होंने दानिस्ता तौर के ऊपर नहीं करवाई, 11 सेनेटर्स का KPK का इलेक्शन नहीं करवाया। ये इसी फार्म 47 वाली पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तें तो लेना चाहते हैं, लेकिन इसी फार्म 47 वाली हुकूमत के साथ की आईनी तरमीम को कौमी असम्बली को कह रहे हैं कि ये नामुकम्मल है। ये मुनाफिक लोग हैं, इनका मुनाफिकाना रवैया रहा है, और इससे ज़्यादा इनकी डेफिनेशन या इनके बारे में बात करनी ही नहीं चाहिए। मुनाफिकत है। मैं तहरीक इंसाफ के तर्ज सियासत के बारे में अपना जो एक असूली मौक़िफ़ रखता हूँ वो रखता हूँ, वो मेरा ज़ाती हक़ है। दूसरी जो अभी हमारी बहन जो गुजारिश कर रही थी कि अदलिया की आज़ादी और मुतासर हुई है और वो जजेस इस बात का ख्याल रखेंगे कि जी हमें चीफ जस्टिस बनाया जाएगा तो मैं कोई ऐसी जजमेंट ना दूं या फैसला ना दूं कि कहीं हुकूमत मुझसे नाराज़ हो जाए, तो मैं अपनी बहन से गुजारिश करूंगा कि हम रोज़ अदालतों में पेश होते हैं। मैं तो आपके मौक़िफ़ की हिमायत करता हूं कि अगर किसी जज के ज़हन में ये ख्याल आए कि मेरे किसी फैसले की वजह से मेरी चीफ जस्टिसशिप रुक जाएगी, तो उस जज को फौरी तौर के ऊपर कान से पकड़ के निकाल देना चाहिए। उस जज को कभी इस बात का लालच नहीं रखना चाहिए कि मैं कभी चीफ जस्टिस बन सकता हूं। जिस जज के ज़हन में ये लालच आए, ये खौफ आए, वो जज बनने के लायक ही नहीं होना चाहिए, उसको बिल्कुल नहीं जज बनना चाहिए। और दूसरी जो मेरी बात मेरी बहन ने कही कि जजों की कारकर्दगी की वजह से उन्होंने कर दिया, तो मैं अपनी बहन से गुजारिश करूंगा कि आप किसी दिन ना लाहौर हाई कोर्ट आएँ, तो मैं आपको अपने साथ ना तजर्बा करवाता हूँ कि हमारी हाई कोर्ट के अंदर एक ऐसी अदालत है जिसमें एक जज साहब जो है उनके सामने 100 मुकदमात लगते हैं, तो वो 100 के 100 मुकदमात का शाम को 6 बजे तक बैठ के फैसला कर रहे होते हैं, उनकी समाअत कर रहे होते हैं। और कुछ जज साहबान ऐसे भी हैं जिनकी काबिलियत और कारकर्दगी ऐसी है कि वो दोपहर 11:30 बजे तक जो है, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक उनसे अभी 20, 30, 40 मुकदमात जो हैं उनके ऊपर समाअत नहीं हो पा रही होती, और जो उनके सामने बाकी मुकदमात फिक्स हुए होते हैं उनको वो बगैर समाअत मुलतवी कर देते हैं, वो लेफ्ट ओवर कर देते हैं। वो जो दूर दराज से शहरों से लोग आते हैं, उनका मुकदमा फिक्स हुआ, आगे से पता चला कि जज साहब जो हैं वो समाअत ही नहीं कर सके और वो मुलतवी कर दिए। उन साइलिन का क्या कसूर है जिनको जो है वो अपने मुकदमात की पैरवी के लिए इतनी दूर से आना पड़ा? तो क्यों नहीं जज साहबान की कारकर्दगी का जायजा लेना चाहिए? देखें, आज से पहले का अगर हम देखें तो हमारे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया, जब इनके पास, अदलिया के पास खुद था जज साहबान की तैनाती का इख्तियार, तो क्या किया? अपने दामादों को हाई कोर्ट का जज बना दिया, अपने चैम्बर के लोगों को हाई कोर्ट का जज बना दिया, और मैं जाली डिग्री वालों को हाई कोर्ट का जज बना दिया। ये तो हमारे जुडिशल जो खुद सुप्रीम कोर्ट है, जो इनकी तैनाती पर रही थी, करने वाले थी, तो ये तो उनकी कारकर्दगी। अगर पार्लियामेंट, अगर ये खुद शफाफ तरीके से जजेस की तैनातियां करते होते तो पार्लियामेंट को नौबत ना आती। आप खुद तो अपना दबाद मुकर्रर कर रहे हैं हाईकोर्ट का जज, और वो भी परले दर्जे का नालायक। आप अपना चैम्बर का फेलो जो है उसको हाईकोर्ट का जज मुकर्रर कर रहे हैं और वो भी परले दर्जे का नालायक। चले, अगर आपने फेवरेटिज्म करनी ही है तो आप कम से कम काबिल लोगों को तो हाईकोर्ट का जज बनाएं। जब आपकी अपनी कारकर्दगी ये है और आप कहते हैं कि पार्लियामेंट भी ना करे, पार्लियामेंट भी जजेस की, मैं तो कहता हूं कि अभी भी इस तरमीम के अंदर एक कमी रह गई कि आपने जब हाईकोर्ट का जज तैनात करना है तो उसका आलमी तर्ज के ऊपर प्रॉपर इंटरव्यू होना चाहिए। मुझे और आपको पता होना चाहिए कि ये जज साहब जो हैं जिनको हाई कोर्ट का जज बनाया जा रहा है, उनके सियासी ख्यालात क्या हैं, उनके मुआशी ख्यालात क्या हैं, उनके समाजी ख्यालात क्या हैं, उसके पूरा पार्लियामेंट के अंदर इंटरव्यू होने के बाद फिर उनको तैनात होना चाहिए। ये अभी भी गैर शफाफ तरमीम है, मैं बतौर वकील के ज़ाती तौर पर यह समझता। इमरान शफकत साहब, अगर 12 अरकान जो होंगे जिसमें 4 सेनेटर और 8 MNA शामिल होंगे, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री के लिए एक पार्लिमानी कमेटी के मेंबर्स होंगे, क्या इससे बेहतरी नहीं आएगी? 12 अरकान फिर उनकी 2/3 अक्सरियत नाम फाइनलाइज करे। दूसरी तरफ देखा जाए, इस मुजवज़ा जो तरमीम जो है मंजूर हुई,
इसमें शरीयत कोर्ट के मामलात को भी टैकल किया गया, इसमें माहौलियाती आलूदगी को भी टैकल किया गया। इसके साथ साथ जो है वो सूद को 1 जनवरी 2028 से उसके ख़ात्मे का भी फ़ैसला किया गया कि सूद जो है उसको ख़त्म किया जाए। जो चीज़ें बेहतर हो रही हैं, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, पार्लिमान हमेशा रिफ़ाइन करती है चीज़ों को। देखें, मैं यहाँ पे बात हुई है कि अदलिया की आज़ादी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ये 12 जज वाकई जजों की आज़ादी छीन लेंगे। कौन सी आज़ादी छीन लेंगे कि ये नज़रिया ज़रूरत ईजाद कर सकें, ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस का नज़रिया ईजाद कर सकें। आपके सामने कोई हो ना हो उसको आप इंसाफ दे दें, उसको आप मेरा मतलब है कि सारी की सारी सीटें दे दें, उनको इलेक्शन भी जितवा दें। ये आज़ादी भी सलब हो जाएगी। इनकी ये आज़ादी भी सलब हो जाएगी कि अब इनके पास ये आज़ादी नहीं होगी कि ये किसी वज़ीर आज़म को, मुंतखब वज़ीर आज़म को सजाए मौत सुना दें। इनके पास ये भी आज़ादी नहीं होगी कि किसी वज़ीर आज़म को आप 2/3 मेजॉरिटी वाले वज़ीर आज़म की हुकूमत गिरे तो आप ज़फ़र अली शाह केस में आइन में तरमीम करने का इख्तियार 3 साल के लिए दे दें। इनके पास ये भी आज़ादी नहीं होगी कि ये पनामा का केस हो, उसमें आप कामा निकाल लें। तो बात ये है कि इस तरह की आज़ादियाँ जो हैं ये इस कौम को बहुत भारी पड़ी हैं। मैं देखें, मेरा और आपका और जितने भी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं बतौर एक पाकिस्तानी शहरी के, हमारा नुमाइंदा फोरम पाकिस्तान की जो है वो पार्लियामेंट है, वो अदलिया नहीं है। अदलिया एक प्रोफेशनल फोरम है, उसने इंसाफ करना है, उसने सियासत नहीं करनी। बदकिस्मती से वो 6 जज हों, वो 8 जज हों, वो केस सुने बगैर जो है वो सीएम का नंबर लगे बगैर, हमने जी चैम्बर में समाअत कर ली, हमने वहां समाअत कर ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, जो दरखास्त में नुक्ता उठाया गया है उसको सुने बगैर आप फैसला जारी कर दें, ये आज़ादियां सल्ब हो जाएंगी। मैं ये इस बात पे इत्तफाक करता हूँ। एक बात ये भी हुई कि जी के पार्लियामेंट जो है वो लेजिटिमेट नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है। अगर लेजिटिमेट नहीं है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पार्लियामेंट का हिस्सा क्यों है? उसको छोड़ देना चाहिए। जिस तरह दाऊद साहब ने बात की कि जी के वहां पर मखसूस नशिस्तों के तो आप उम्मीदवार हैं, लेकिन आप उस पार्लियामेंट को लेजिटिमेट नहीं समझते कि वो आईनी तरमीम नहीं कर सकती। फिर इसके अलावा बात हुई गुलाब जामुन की, मुझे बड़े पसंद है गुलाब जामुन। ये वही गुलाब जामुन है जो सादिक संजरानी साहब के दौर में बांटे गए। कर्नल लियाकत जितने वो गटर में गिरे हुए थे उतने ये गटर में गिर गए। मसला ये है कि हमें देखें, मैं तो एक बतौर एक आम पाकिस्तानी के, मैं अपनी नुमाइंदा जो मेरा फोरम है वो है पाकिस्तान का पार्लिमान, और पार्लिमान सुप्रीम है। पार्लिमान, हम इख्तियार देते हैं कि इस मुल्क को किस तरह चलना है, ये पार्लिमान ने डिसाइड करना है। ये जज मेरे और आपके जो हम टैक्स देते हैं महीने का, ये उस टैक्स पे पलने वाली कौम है, और ये हम पे हुक्मरानी करने के दिन रात ख्वाब देखते हैं। ये जो जर्नैल हैं ये भी उसी तरह की मखलूक हैं, और ये पाकिस्तान पहली तारीख को ठक करके इनके अकाउंट में तनख्वाह आती है और आपके मेरे अकाउंट से जाती है इनको तनख्वाह। ये हमारे मुलाजिम होके हम पे हुक्मरानी करेंगे। सर, ये मेरा ख्याल है दौर अब गुजर चुका है, और हमें अभी तो ये मामला एक पावर हाउस से निपटा गया है, अभी दूसरा पावर हाउस उसको पाकिस्तान की आइन और पार्लिमान के ताबे करना, वो एक बहुत बड़ा मार्का है जिसके इमरान खान साहब जो हैं वो उनके साथ बैठ के बातचीत करने को तैयार हैं। अभी मंजिल वो है, अभी ये मंजिल कोई नहीं मिली, अभी ये एक संगे मील है। तो संगे मील के ऊपर आपने एक तय किया, इस पे खुश होना चाहिए। इस पे हम सबको मेरा ख्याल है कि आज कीड़े नहीं निकालने चाहिए, तो बड़ा अच्छा होता। मैं आखिरी बात है इस नुक्ते के आपके साथ करूंगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो पॉलिटिकली इससे कोई अपना रास्ता निकालते। मैं इसकी मिसाल दूंगा, अगर इमरान खान साहब कहते कि जी मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बात तो वो आके करे ना मेरे साथ, जिसको ये तरमीम चाहिए। बुलाएं वजीर आजम को, बुलाएं जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को, वो आए जेल में मुझसे आगे बात करें, तो बात करते, पार्लियामेंट में बैठते, कोई कनेक्शन उनका डेवलप होता, पार्लियामेंट में कोई रास्ता उनका निकलता। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर वो आज बैठ के वोट देते तो उनकी रिहाई का कोई मुतालबा कर रहे होते। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह तो रास्ते बंद करना सियासत नहीं होती, रास्ते खोलना सियासत होती है। यहाँ पुराने एक ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराने एक बार फिर खुशामदीद। समीना पाशा साहब, जहाँ इस तरमीम पे एतराज़ भी होगा, वहाँ एक बुनियादी एक और सवाल भी पैदा होता है कि अगर कोई ऐसा मामला आईनी बेंच के सामने आ जाता है जिस पे फुल कोर्ट बनानी पड़ती है, तो इस बात का फैसला कौन करेगा? क्या
आईनी बेंच फुल कोर्ट के बारे में कहेगा, या ये मामला भी जुडिशल कमीशन के पास चला जाएगा? ऐसी कुछ चीज़ें जब ये तरमीम मुकम्मल तौर पर सामने आ जाएगी, सेनेट ने तो इसको मंजूर कर लिया है, ये इबाम भी आस्ता आस्ता सामने आते रहेंगे। जी बिल्कुल, अभी जाहिर है जब चीजें बाहर निकलेंगी तो उसके ऊपर तफसीली गौर व खौज होगा। जो इस पे बार्स एसोसिएशंस हैं, जो वकला तंजीमें हैं, वो भी अपना सारा अर्करेजी करेंगी और मगजमारी करेंगी, तो फिर देखेंगे कि इसमें से क्या क्या लकूनाज निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर 2-3 चीजें हुई हैं जिसका मैं जवाब दे देती हूँ। जैसे आपने बात की गुलाब जामुन की, तो बिल्कुल मैं यही तो कह रही हूँ कि अगर पहले गुलाब जामुन गंदे तरीके से खाए गए थे तो जरूरी तो नहीं कि अब हर बार हमने गंदे तरीके से ही गुलाब जामुन खाए। इस मर्तबा तो गंदे तरीके से नहीं खाए गए। नहीं, मेरी बहन इस मर्तबा तो गंदे तरीके से नहीं खाए गए। नहीं, यही तो मैं कह रही हूँ ना कि गंदे ही तरीके से अच्छा तरीका था इनको। ये तो कोई अच्छा तरीका, ठीक है मलिक साहब, अब ये तो कोई बात नहीं ना कि मैं 15 मिनट सबको खामोशी से सुनूंगी, फिर इस तरह तो मैं कैसे बात करूँ? जी जी प्लीज। अच्छा, तो यही तो मैं बात कह रही हूँ कि अव्वल तो मैं कंपेयर ही नहीं कर सकती कि एक कोई चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो और एक आईनी तरमीम जैसा सीरियस मामला, और उन दोनों चीजों को जो है आप कर लें, कंपेयर ही नहीं कर सकते। वो एक पर्सन स्पेसिफिक चीज है, ये आपका हमेशा के लिए एक रूल सेट होना है, तो इसको कैसे कंपेयर किया जा सकता है? और अगर वो भी गलत तरीके से हुआ तो वो भी गलत है, और उसका मतलब ये नहीं कि अब उसको रिवायत बना ली जाए और गलत तरीकों से ही आइंदा हर कानून साजी की जाए, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि अदलिया की आजादी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी या होगी, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करती हूँ। हमारी अदलिया की हिस्ट्री कोई बहुत अच्छी नहीं है, और ये अभी कोई एक तरफ की मिसालें नहीं है, ये हमें दूसरी तरफ की भी ऐसी कई मिसालें मिलती हैं कि जहां पर हम आउट ऑफ द बोर्ड, हर किसी का अपना हो सकता है ना एंगल, जहां जिसको लग रहा होता है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है वो कहता है कि वहां पे अदलिया कर है। तो इसलिए ये, इससे तो मैं आपसे इत्तेफाक करती हूँ कि वो कोई इतनी रोशन हिस्ट्री नहीं है। लेकिन इस चीज से मैं इत्तेफाक नहीं करती कि इसका मतलब ये है कि अदलिया को बिल्कुल सबजुडिस कर दिया जाए। जो आईन भी है हमारा मलिक साहब, वो ताकत के तवाजुन की बात करता है। वो ये नहीं कहता कि आपने किसी एक रियासत के सतून को किसी दूसरे सतून के मातहत करके उसको जंजीरों में जकड़ देना है और उसकी हर चीज के पीछे एक डंडा लेके खड़े हो जाना है। तो ये ताकत के तवाजुन की बात करता है, वो बिल्कुल होना चाहिए। वो अदलिया के ऊपर भी होना चाहिए लागू, वो पार्लियामान के ऊपर भी होना चाहिए, वो आपकी मुकन्नना के ऊपर भी होना चाहिए। इस पे मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जहां तक पीटीआई की 1-2 चीजें हुई हैं डिस्कस, उस पर मैं सिर्फ मुख्तसरन ये कहूंगी कि जहां तक ये बात है कि जी अगर ये पार्लियामान सही नहीं है तो आप मुज़ाकरात क्यों कर रहे थे? तो मुज़ाकरात करने के लिए तो ये भी जरूरी नहीं है कि कोई पार्लियामान में मौजूद है ही नहीं। मुज़ाकरात तो किसी से भी हो सकते हैं, वो पार्लियामान सही है नहीं है, वो मुकम्मल है नामुकम्मल है, उससे भी हो सकते हैं। लेकिन आईन साजी एक हसास काम है और उसके लिए इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा होना चाहिए कि आपके जो दोनों हाउसेज हैं वो पूरे हों। देखिए इससे नंबर गेम बदल जाता है, इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ। अगर नंबर गेम ना बदलता हो, बिल्कुल ही एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, तो फिर तो एक अलग ही बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पर तो ये कि अगर सेनेट के इलेक्शन हुए होते खैबर पख्तूनख्वा के, तो सेनेट में नंबर गेम बदल जाता और उस तरह से फिर शायद ये आईनी तरमीम मुमकिन भी ना हो पाती। तो ये कुछ चीजें हैं। बाकी मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बिल्कुल आगे बात होगी कि क्या इसमें चीजें बेहतर है जिनको किया जा सकता है बेहतर, और वो आगे मेरा ख्याल है अभी जब मामला जुडिशरी में जाएगा तो देखना होगा। बहुत शुक्रिया समीना पाशा साहबा। लेकिन जाते जाते मुझे एक बात भी आपके हवाले से ज़रूर करनी है, क्योंकि समीना पाशा साहबा हमारी बड़ी सीनियर एंकर हैं। ये खबर भी है और ये तज़किये भी किए जा रहे हैं कि उनकी आवाज़ बंद करने के लिए या उनकी जॉब के हवाले से दबाव डाला जाता है या दबाव डाला गया है। मैं समझता हूँ आज़ादी इज़हार राय की हर किसी को इजाज़त होनी चाहिए, भला आप उनके नज़रियात से इख्तलाफ करें, लेकिन किसी को नौकरी से निकलवाना या किसी की आवाज़ बंद करने की कोशिशें किसी जमहूरी माशरे में अच्छी नहीं होती। हम समीना पाशा साहब के साथ नहीं, हम समीना पाशा साहब आपके बिल्कुल साथ हैं। मियां दाऊद साहब भी, इमरान शफ़क़त साहब भी इस बात का ज़रूर इज़हार करेंगे कि अगर आप इख्तलाफ ज़रूर करें किसी के साथ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप किसी की आवाज़ बंद करने के लिए कम से कम वैसी आवाज़ें जो एक आईनी और इखलाकी हदूद के अंदर रह के अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ होती हैं, हुकूमत को ये आवाज़ें सुननी चाहिए। ये आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह अगले जुमे रात 10:03 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।